प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ जो सेट 1 है उसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले हम पार्ट 1 में इसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके पहले क्वेश्चन हो जाएँ और फिर आप यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा 5th क्वेश्चन, इसमें भी हमें सभी खंडों को हल करना है और इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हमें इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं? सारे क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। इनकी जगह वो आपको सिलेबस के क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है ना। हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर क की तरफ। ठीक है। तो देखिए बच्चों, क क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है उसने और ये इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं, देखिए इसको करते हैं। 5वें का क पार्ट। देखो बच्चों, हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। उसने ये दे रखा है 1 + a 1 1। ठीक है। 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल्स टू a b c 1/a + 1/b + 1/c और +1। तो देखिए बच्चों, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले इसको एक बार और लिखेंगे। ठीक है ना। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहले आपको ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या लाना है। ठीक है ना। जो आपको लाना है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें ऑपरेशन लगाइए। ठीक है। देखिए, हमें लाना है 1/a 1/b 1/c, है ना। और सबसे पहले a b c भी लाना है मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं इसमें से a कॉमन ले लूं, इसमें से b कॉमन ले लूं और इसमें से c कॉमन ले लूं, तो मेरा काम हो सकता है। a b c तो आ ही जाएंगे। चलो करते हैं, है ना। हम a कॉमन भी ले लेंगे और a के साथ जैसे ही हम a कॉमन लेंगे तो 1/a भी बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/a हो जाएगा, यहाँ पे 1/a हो जाएगा, यहाँ पे 1/a हो जाएगा, है ना। तो यानी हम सही चल रहे हैं। तो हम a b c कॉमन ले लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ से कि C1 में से A, C2 में से C1 कॉलम फर्स्ट, C2 कॉलम सेकंड, स्तंभ सेकंड, ठीक है ना, में से B, C3 में से C कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं आप, कॉमन लेने पर। ठीक है। तो हमने कॉमन लिया और एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। अब देखिए, जिसके पास, मान लीजिए हम यहाँ से a कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से तो बाहर चला जाएगा, 1 बच जाएगा। लेकिन जिसके पास वो चीज़ नहीं है जो हम कॉमन ले रहे हैं तो उसके डिवाइड में वो चीज़ चली जाती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a + 1, यहाँ पे बचेगा 1/a और यहाँ पे भी बचेगा 1/a। ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे। यहाँ से हमने b कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1/b + 1 और ये हो जाएगा आपका 1/b। और ऐसे ही ये हो जाएगा आपका, देखिए बच्चों, ऐसे ही हो जाएगा 1/c 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 + 1। ठीक है ना बच्चों। हो गया ना ऐसा ही, है ना। तो अब देखिए बच्चों, हमें क्या लाना है, हमें a b c लाना था, वो आ गया। 1/a + 1/b + 1/c + 1 ये भी लाना है। तो ये कब आएगा, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये मेरा बन जाएगा ना। देखो 1/a 1/b 1/c और 1, है ना। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो यानी मुझे C1 + C2 + C3 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम एक ऑपरेशन लगाते हैं कि C1 टेंडिंग टू C1 + C2 + C3। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये ऑपरेशन हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, a b c और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, सब जुड़ जाएंगे। ये तो पहले सीधा 1 + 1/a 1/b भी हमने इसमें जोड़ दिया, 1/c भी हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, क्योंकि हमने C1 C2 C3 तीनों कॉलम को जोड़ दिए। तो ये जोड़ करके यहाँ रख दिए जाएंगे, ये जोड़ करके यहाँ रख दिए जाएंगे, ये जोड़ करके यहाँ रख दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ऐसे ही नीचे वाला 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है ना। ये हमारा पहला कॉलम हो गया। बाकी जो कॉलम है वो हम एज इट इज लिख देंगे, 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। ठीक है ना बच्चों। ये हो गया हमारा।
ठीक है। अब देखिए, अब C1 में से ये सब कॉमन हो गए, C1 में से ये हम कॉमन ले लेंगे ना, सेम हो गए ना सब, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम इसको कॉमन लेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ABC, और हम क्या करेंगे, हम ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ठीक है ना। और ये बन गया आपका, और जो अंदर बचा वो वहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ये 1/B, ये 1/B + 1 और ये 1/B, और ये 1/C 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 + 1, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे कि C1 से 1 + 1/A 1/B 1/C कॉमन लेने पर, है ना। ये जो हमने कॉमन लिया है बस यहाँ पे लिख देंगे C1 से कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए, अब हमारे पास आ तो गया ये जो हमें प्रूफ करना था ऊपर, है ना, जो हमें प्रूफ करना था ये तो आ गया। देखिए देखिए जो ये है, ये हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था ये, वो तो आ गया। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ बाकी है हमारे पास, ये जो चीज़ है ये डिटर्मिनेंट ये रह रहा है अभी, तो यानी इसको हमें किसी तरह 1 करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जब भी आपके पास 3 1 बने तो आप क्या कीजिए, उनमें से 2 को 0 बना लीजिए, उन 3 1 में से 2 को 0 बना लीजिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे। कैसे, आप क्या कर दीजिए, R2 घटा दीजिए ना इसको, है ना। आप क्या कर दीजिए, R2 टेंडिंग टू R2 - R1 और R3 टेंडिंग टू R3 - R1, R3 - R1, ठीक है ना। ये एज इट इज़ रहेगा जो हमें लाना था, ABC, और ये बचेगा आपका, इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे उसने दे रखा है, 1/B 1/C + 1, ठीक है। और यहाँ से क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगी रो 1/C। अब यहाँ से देखिए R2 - R1 है, तो R2 में से R1 हमें घटाना है, तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ठीक है ना। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 1/B + 1 में से ये घटाएंगे तो इससे कैंसिल आउट होकर के यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे क्योंकि R3 - R1 है, 1 से 1 गया, 0 बचा। 1/B - 1/B, ये 0 बचा। 1/C + 1 - 1/C, इससे ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो +1 बचेगा ओनली, तो +1 आ गया, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारे पास, देखिए 2 0 बन गई, तो इसी कॉलम के सापेक्ष आप इसको प्रसार कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ABC 1/A + 1/B + 1/C + 1, ये आ गया। अब देखिए इसको C1 के सापेक्ष करते हैं, तो 1 इंटू ये गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0, ठीक है। फिर ये अगला 0 आ जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा। फिर तीसरा ये 0 और इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इतना बता दीजिए बहुत है। अब यहाँ से 1 1 जा 1 बचेगा, यानी एक ही कम एक, बस एक ही रहेगा, यहाँ इंटू में इसके एक ही रहेगा, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा ABC 1/A + 1/B + 1/C + 1, और यही क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि f(x) बराबर x + 1/x है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) का होल क्यूब इक्वल्स टू f(x³ + 3 × f(1/x) है ना। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत ही आसान बच्चों, 5 नंबर तो ये फ्री के ही हैं आपके, बस ये समझ लीजिए। देखिए कैसे करना है आपको, ये आपके पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x + 1/x आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए आपको जरूरत किसकी है, fx की है, चलो ये तो अपने पास है। f(x³ की है तो आप f(x³ भी निकाल लीजिए यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसने x की जगह बस x³ रखा है ना। हमारे पास f(x) + 1/x था, और इसने क्या किया, सिर्फ x की जगह x³ रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले x की जगह x³ रख करके वैल्यू निकाल लेते हैं। बस x की जगह आपको x³ रखना है, यहाँ भी x³ रख दीजिए और फिर यहाँ भी x³ रख दीजिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, f(1/x) निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब की बार x की जगह 1/x रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह 1/x रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस x की जगह 1/x आ जाएगा, और प्लस 1 इस x की जगह 1/x आ जाएगा, 1/x, तो ये x घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/x + x, ठीक है ना। ये x घूम करके ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। अब आपके पास ये 3 टर्म्स हो गई, है ना। अब देखिए बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि f(x) का होल क्यूब इक्वल्स टू f(x³ +
3 into f(1/x), ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। f(x) का होल क्यूब चाहिए, तो f(x) क्यूब ये है अपने पास, सॉरी f(x) ये है अपने पास, इसका होल क्यूब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे, यानी f(x) का होल क्यूब इक्वल्स टू x + 1/x का होल क्यूब, क्योंकि f(x) की जगह तो हमने वो रख दी वैल्यू, ठीक है ना, इसका होल क्यूब आ जाएगा। तो इसका जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3 into a into b into a + b, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया। यहाँ से देखिए x³ + 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, x का क्यूब करेंगे x³ आएगा, प्लस ये x मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में है ना ये इससे, तो ये कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3 into x + 1/x। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब करते हैं राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड क्या कहता है, वो राइट हैंड साइड में हमारे पास है f(x³ + 3 × f(1/x)। हम क्या करते हैं, f(x) में जो हमने x की जगह x³ रखा था, देखिए ये वाला, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके, बस वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x³ + 1/x³, ठीक है, प्लस 3 into f(1/x) क्या था, यही था हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 1/x + x। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बिल्कुल। देखो x³ + 1/x³ + 3 into, ये आगे पीछे है लेकिन है तो प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये क्या आ गई, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना। तो हम क्या कह देंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। था ना बच्चों आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होंगे, अगर आप अच्छे से करके जाओगे पेपर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स 2x/1 - x² का कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका इसके सापेक्ष ज्ञात करना है। तो जब किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप उन दोनों फंक्शन को कुछ मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि माना u इक्वल्स टू मेरे पास है, जो पहले वाला है उसको मैंने u मान लिया, tan इनवर्स 2x/1 - x², और दूसरे को मान लीजिए आप v, है ना, स्मॉल v मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये 1 - x²/1 + के x², ठीक है, ये मान लिया हमने। अब इसके सापेक्ष इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी अगर मैं देखूं तो मुझे क्या निकालना है, du/dv, है ना, क्लियरली हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बस यही करेंगे, लेकिन अभी हमें देखिए इसको फिलहाल x की रेस्पेक्ट में करोगे तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसमें x की जगह जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप क्या करोगे, देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan θ/1 - tan² थीटा का फॉर्मूला बनना है। अगर x की जगह tan थीटा होता तो हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे कि x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 tan θ/1 - tan² थीटा, पुट कर दिया x की जगह। ऐसे ही ये हो जाएगा आपके पास v इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला बनता है इधर x की जगह tan थीटा रख करके। देखिए u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का, है ना, tan 2 थीटा रख दिया। और v इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना बच्चों। तो tan से tan कैंसिल आउट होकर के यहाँ क्या बचेगा, u इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा, और v इक्वल्स टू यहाँ पे भी 2 थीटा बचेगा। पहले आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, u इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, यहीं से, है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, tan इनवर्स x, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, tan इनवर्स x, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। वापस से x में आ गए ना, तो बस अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, dw/2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर दीजिए du/dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। ऐसे इधर कर लो, dv/dx क्या हो जाएगा 2 × 1/1 + x²। और आप जब इसको इसके अपॉन में रखोगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, du/dy, है ना, ये निकालना है ना हमें, du/dv। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्या देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 से भाग करने पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा du/dx
अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए पूरे से पूरा कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स से डी एक्स अगर हम हटा दें तो क्या आ जाएगा ओवरऑल आ जाएगा आपका डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के सापेक्ष कर दिया, ठीक है। आपका ये क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, आपका 1 आंसर आ जाएगा और ये हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें भी आपको सारे खंड करने हैं और हर एक जो खंड है वो 5 नंबर का है, यानी जैसा पहले था ऐसा ही सेम है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है छठे का, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 का क्या कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास दो पासे हैं और उनको एक साथ फेंक दिया है ना, तो उसमें कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। अब कम से कम एक 6 आना मतलब इसका क्या हुआ कि दोनों में से किसी ना किसी एक पे तो आना ही आना चाहिए 6, दोनों पे आ जाए बेटर है, वो भी अपने फेवर में है ना, उसको भी काउंट करेंगे हम अगर, क्योंकि इसने कहा कम से कम एक पे तो आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे आ जाए चाहे, है ना, तो कम से कम एक पे तो आना ही चाहिए। तो यानी अगर हम कोई इवेंट मान लेते हैं, देखिए अगर आप दो पासे फेंकते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनती है, उसकी प्रतिदर्श समष्टि में काफी एलिमेंट होंगे, है ना, यानी हम क्या करते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि में जो है 36 एलिमेंट होंगे, है ना, क्योंकि उसके भी 6 हैं, पासे में जो होते हैं 6 फलक होते हैं ना, और दूसरे पासे में भी 6 फलक हैं, तो एक फलक के साथ उसके 6 के 6, फिर उसके दूसरे फलक के साथ उसके 6, फिर तीसरे फलक के साथ उसके 6, है ना, तो टोटल ये 36 हो जाएंगे, हम टोटल 36 लिख देते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए ई कोई इवेंट है जो इसने कहा है कि कम से कम एक 6 आना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कम से कम एक 6 आना, कम से कम है ना, ई कोई घटना है जिसमें कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। तो ई के अंदर कितने एलिमेंट होंगे हमें वो देखने हैं, है ना, या हम देख लेते हैं ई के अंदर कौन से एलिमेंट बैठेंगे। ई के अंदर जो आएंगे देखिए कम से कम एक पे 6 आना है, एक पे 6, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी एक पे 3 6 4 6 5 6 और 6 और 6, यहाँ 2 पे 6 आ गया। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाद वालों पे 6 आते रहे, पहले वालों पे अलग अलग कुछ भी आ जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले वाले पे 6 आ जाए, बाद वाले पे अलग अलग आ जाए, है ना, 6 2 6 3 6 4 और 6 5, 6 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले उसको लिख चुके। ये हमारे सारे टोटल बन गए। इनके अलावा कोई भी प्रतिदर्श समष्टि में नहीं होगा जिसमें आपके पास आपको 6 मिले, कम से कम एक पर, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये इसके अंदर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट आपको टोटल हो गए, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता क्या कहती है कि आपको किसी भी घटना की अगर प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं हमारे पास 11 जो हम अपने फेवर में है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और दूसरा कुल परिणाम कितने हैं 36, तो हम 36 लिख देंगे, तो 11 बटे 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलन करना है आपको सेक स्क्वायर 2x dx अपॉन cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ख पार्ट समाकलन सेक स्क्वायर 2x अपॉन cot x माइनस 10x होल स्क्वायर। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख के रखते हैं सेक स्क्वायर 2x अपॉन, इस cot x को 1 अपॉन 10x कर लीजिए, 1 अपॉन 10x माइनस 10x, ठीक है, और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर और यहाँ पे dx एज इट इज। देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, है ना, इसका एलसीएम लेकर के हो जाएगा और इसका स्क्वायर चल ही रहा है ये, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा समाकलन। अब देखिए बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करके लिख दूं सेक स्क्वायर 2x
इंटू, ये मैं ऐसे करके लिख देता हूँ क्योंकि ये देखो ये मेन अपॉन ये है, मेन डिवाइड का साइन ये है, यानी मेन बटा ये है, उसके बटे के नीचे जब भी बटा आ जाए तो इसको घुमा करके ऊपर ले आते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना बच्चों, ऐसे ही स्क्वायर उसका जू का तू रहेगा, ठीक है ना, और dx। ठीक है, अब आगे चलते हैं, sec स्क्वायर 2x। देखिए बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना हो 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो मुझे यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी, और अंदर अगर मुझे 2 से गुना करनी है तो 2 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी, तभी ये 2 आएगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, यानी ये स्क्वायर भी है इसका, तो ये 4 हो गया है ना, और मैंने 2 से ही यहाँ पे कर दी नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर 2 से ही नीचे, तो ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर जो है ये मैं बाहर लिख देता हूँ, ये आ गया 4 हमारा बाहर, और ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा tan 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। अब देखिए 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट ये चला जाएगा बाहर, समाकलन यहाँ से आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x का होल स्क्वायर dx। अब मान लीजिए, देखिए मान लीजिए लेट tan 2x को आप t मान लीजिए, tan 2x को t मान लीजिए, है ना, tan 2x को t मान लीजिए, ये प्रतिस्थापन विधि से जो करते हैं ना समाकलन, वो वाला है। tan 2x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, tan 2x का हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन के dx। हमने x के रिस्पेक्ट में किया है तो dx यहाँ पे चला गया और 2 इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, tan 2x की जगह t रख दिया, और sec स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा dt बाई 2, तो हम रख देंगे उसकी जगह। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 समाकलन sec स्क्वायर 2x और इंटू डी एक्स, उसकी जगह तो आ गया dt बाई 2, और ये मैं लिख दिया dt यहाँ पे, और बाई 2 लिख दिया यहाँ पे, बचा ये tan 2x, इसकी जगह लिख दिया हमने t, और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब देखिए ये 2 आ गया बाहर, 1 अपॉन हो गया 8, टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, क्या हो गया टी क्यूब बाई 3, और एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी लगा देंगे। ठीक है ना, अब टी की वैल्यू वापस रख देंगे, 8 तिया हो गए 24, टी की वैल्यू क्या थी tan 2x, है ना, ये रही ऊपर, देखो देखिए यहाँ पे tan 2x, तो हम क्या करते हैं टी की वैल्यू रख देते हैं वापस, तो ये हो जाएगी tan 2x का होल क्यूब और प्लस के c। अब इसको आप चाहे होल क्यूब में दे दीजिए चाहे अंदर रख दीजिए इसको, 1/24 tan क्यूब 2x प्लस c, और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी हम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। रेखाओं, एक ये रेखा दे दी इसने तथा एक रेखा ये दे दी, है ना, इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों करते हैं हम, है ना, डे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दो रेखाएं दे दी इसने, है ना, हम इसको क्या कहेंगे, दी गई समीकरण दी गई रेखाएं, ऐसे लिखेंगे, दी गई रेखाएं। आई प्लस 2j प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तथा एक दूसरी है, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, यहाँ से हटा करके ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। बच्चों इसको लैम्डा कहते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, ये एक नोटेशन है लैम्डा, और एक ये होता है म्यू। ठीक है ना, म्यू यहाँ पे ये कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, हम इनको कंपेयर करेंगे किससे, हम इनको इनसे कंपेयर करेंगे, दी गई रेखाएं इतने की तुलना वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर। ठीक है ना, यानी उनकी तुलना हम इनसे कर देंगे। तो देखिए बच्चों, a1 और b1 तो ये हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर a1 हो जाएगा, ये पूरा b1 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये दूसरे वाला ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए
यहाँ से अपने पास आ जाएगा A1 इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और B1 क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। यहाँ से A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप, और B2 क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है। बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला ये कहता है कि B1 क्रॉस B2 होना चाहिए आपके पास। ये वेक्टर है बच्चों, है ना, हमारे पास ये वेक्टर है B1 क्रॉस B2, यानी इसका सदिश गुणनफल B1 इंटू B2 का इंटू A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, यानी B1 और B2 का सदिश गुणनफल का और फिर उसका परिमाण। ठीक है ना, और इस पूरे का ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, ये पूरी आपकी न्यूनतम दूरी है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ी, इसकी, फिर इसके परिमाण की, और फिर A2 माइनस A1 की। तो आप ये सब पहले ही निकाल के रख लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले फाइंड करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 सबसे पहले निकालते हैं। B1 क्रॉस B2 क्या होगा, B1 क्रॉस B2। तो बच्चों जब भी दो सदिश का सदिश गुणनफल हम निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, ऐसे एक सारणिक बनाएंगे और उसमें आई जे के लिख देंगे पहली पंक्ति में। फिर क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 है तो यानी ये और ये, तो आई के इंटू में जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर जे के इंटू में जो है वो यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर के इंटू में जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 1। ऐसे ही B2 की लाइन अब लिखेंगे यहाँ पे, आई के इंटू में जो है वो आई के नीचे, जे के इंटू में जो है वो जे के नीचे, के इंटू में जो है वो के नीचे। ठीक है, ये आपका एक पूरा सारणिक बन जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति के सापेक्ष आप इसको प्रसार कर दीजिए। आई वेक्टर ये गया और ये गया, ये रो गई, ये कॉलम गई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें -2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस, जे कैप लगाइए ब्रैकेट, जे वाली रो गई, जे वाला कॉलम गया, तो ये बचे 4, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -2 1 जा 2, फिर प्लस के कैप लगाइए, के कैप लगा करके के की रो गई, के का कॉलम गया, बचे ये 4, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस में, इसकी मल्टीप्लाई अब यहाँ करो, माइनस में ये 2 आएगा, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 3 आई कैप और 2 - 2 0, तो माइनस के 0 जे कैप और प्लस के 2 + 1 3 के कैप। ये हमारा क्या आ गया, B1 क्रॉस B2, है ना, ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इसका अगर मुझे परिमाण निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसका मुझे परिमाण निकालना हो तो हम कर देंगे ऐसे, अंडर रूट लगाएंगे, आई के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, फिर जे के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, फिर के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 ये आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा। अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√2। ठीक है ना, 3√2 लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हमें एक चीज और निकालनी है उस फॉर्मूले के लिए, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हम निकाल देते हैं। A2 माइनस A1 मतलब देखिए, इसमें से A2 में से A1 घटाना है, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो आप पहले पूरा वेक्टर लिख दीजिए। चलो चलिए, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आपका A2 हो गया, माइनस ये आपका A1 हो गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आई में से एक आई गया, कितना बचा, आई बचा, माइनस जे और माइनस 2 जे, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस जे माइनस 2 जे माइनस 3 जे हो गया, फिर माइनस के और माइनस के, तो माइनस के 2 के हो गया। ये आपका क्या आ गया, A2 माइनस A1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका A2 माइनस A1। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको उठा करके फॉर्मूले में रखना है, न्यूनतम दूरी वाले में। ये आपका आ गया A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कैसे, 2 आई में से आई गया, आई बचा, माइनस जे माइनस 2 जे माइनस 3 जे हो गया, माइनस के और माइनस के 2 के हो गया। ठीक है ना, ये आपके पास A2 माइनस A1 आ गया। अब ये तीनों वैल्यू उठा करके, ये और ये उठा करके आप न्यूनतम दूरी के इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है ना, तो वहां से आगे चलेगा। अब देखिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी बराबर मोड, देखिए इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, B1 क्रॉस B2 का और A2 माइनस A1 का अदिश गुणनफल। जब भी किन्हीं दो वेक्टर का अदिश गुणनफल होता है तो कैसे करते हैं अदिश गुणनफल, आई के इंटू में जो यहाँ है और आई के इंटू में जो यहाँ है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे -3 × 1 इसके इंटू में है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई में,
यानी प्लस लगा करके 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, 3 इंटू -2, ये हो गया उसका डॉट प्रोडक्ट का सॉल्व। अब करते हैं अपॉन के नीचे इसका जो परिमाण निकाला था हमने वो रख देते हैं यहाँ, वो आ जाएगा 3√2। क्या आ जाएगा 3√2। तो ओवरऑल क्या हो गया ये -3 + 0 -6, कैसे -3 बन जा -3, ये 0 हो गया, ये -6 हो गया, अपॉन 3√2 आ गया। ठीक है, -6 और -3 कितने हो जाएंगे -9, तो ये हो जाएगा आपका -9 अपॉन 3√2। अब ये मोड इसलिए लगाया था ताकि दूरी ऋणात्मक ना आए, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है ना, इसलिए। तो अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने मोड खोल दिया। अब 3 3 जा 9, तो आ जाएगा आपका 3√2, और 3√2 को रेशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3√2/2, और इसमें लिख देंगे हम क्या, इकाई, क्योंकि ये दूरी है ना, जब भी आप ऐसी कुछ चीज़ निकालें तो उसमें यूनिट जरूर लगा दें, इकाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपकी न्यूनतम दूरी आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये खंड वो है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको कोई एक करना होगा 8 नंबर का। ठीक है ना, बहुत ध्यान से चूज करना बच्चों, जिस क्वेश्चन पे लगता हो कि मैं सही कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप उस क्वेश्चन को ही जो है चूज करिएगा। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण निकाय, ये एक समीकरण ये दे दी, एक ये दे दी और एक ये दे दी, इनको आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है ना, देखिए 8वें का क्या क्या कहता है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो समीकरण दी गई है उनको लिखना है ना। दिए गए समीकरण ऐसे लिख दीजिए, दिए गए समीकरण। ठीक है ना बच्चों, हमने सारी समीकरण तीनों लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन समीकरणों को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आव्यूह रूप में, है ना। आप इन समीकरणों को आव्यूह रूप में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, समीकरणों को आव्यूह समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप क्या होता है बच्चों, ये होता है आव्यूह रूप ax = b। ये आपका क्या होता है, आव्यूह रूप होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे आप क्या करिए, ए कोई जो है हम आव्यूह बनाएंगे, ए क्या होगा, एक्स वाई जेड की जो मल्टीपल्स है ना उनका लिखना है आपको, मल्टीपल यानी गुणांक। जैसे एक्स का गुणांक 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो आप इनको लिख दीजिए 3 2 4, यहाँ पे आव्यूह बन जाएगा। और -2 + 1 -3, -2 + 1 और -3। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 3 -1 और 2, तो ये आ जाएगा 3 -1 और 2, ये आपका पूरा आव्यूह बन गया ए। और जो ये x होगा, ये स्मॉल x y z होंगे। ठीक है ना, x की जगह x y z। और b क्या है, b ये लास्ट वाला 814, जो इक्वल के दूसरी साइड रखे हैं 814। यहाँ से ये a होता है, ये x होता है, ये b होता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, a का सारणिक, हमें a का सारणिक निकालना होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, a का सारणिक निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 -2 और 3, 2 1 -1, 4 -3 और 2, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे करते हैं सिंपल, इसी तरीके से फर्स्ट रो के सापेक्ष कर दीजिए या किसी दूसरी के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी में कर लीजिए। देखिए हम करते हैं 3 इंटू 3 की रो गई, 3 का कॉलम गया, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, ये हो गया माइनस, ये वाला 2 तो +2 हो जाएगा, ये इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो 2 दूनी 4, माइनस 4 एकम 4, माइनस के 4, और फिर ये हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, अब चलते हैं +3, ये वाला, ये इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, -3 दूनी 6, माइनस 4 एकम 4, है ना। हाँ, 4 एकम 4, तो ये 4 एकम 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों, 3 इंटू 2 - 3 -1 + 2 इंटू 4 और 4 8 + 3 इंटू माइनस के 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 + 8 दूनी 16 -30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -17। ठीक है ना, देखिए -30 + 16 -14, -14 -30 -3 -17, तो ये कितने हो गया, -17, और -17 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
ए जो है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी ए का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। देखिए ये जो ए एक्स बराबर बी था, यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ए एक्स बराबर बी था, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये ए इधर चला जाएगा इनवर्स में, ठीक है ना, वैसे तो अपोन में जाएगा, लेकिन ये अवयव है इसलिए इनवर्स में जाएगा इधर, और ये बी, इसको हम मान लेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर 1। तो हमें ए का इनवर्स चाहिए, तो इसलिए हमने ये चेक किया था कि ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है। अगर ये 0 आ जाता तो हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसका पहले जो है डिटर्मिनेंट निकाला है, ताकि हमें पता चल सके कि हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो अब ये आया है -17, तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें सहगुणनखंड चाहिए, उसके सहगुणनखंड चाहिए, ठीक है ना। सहगुणनखंड निकालेंगे इसके, इस डिटर्मिनेंट, इस आव्यूह के, ए आव्यूह के हमें क्या चाहिए, सहगुणनखंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं आव्यूह ए के सहगुणनखंड के लिए, सहगुणनखंड के लिए चलते हैं, ठीक है ना। सहगुणनखंड क्या होंगे, देखिए सबसे पहले A11, A11 क्या होगा, देखिए वैसे तो डिटर्मिनेंट है ये, लेकिन है तो आव्यूह, उसका आव्यूह बन जाएगा सेम ऐसे ही, मैं इसी में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। A11 क्या होगा, पहले एलिमेंट का होगा 3 का, तो आप इसकी रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, जो ये 4 बचे इनको लिख लीजिए सारणिक के रूप में, 1 -1 -3 और 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 एकम 2 माइनस -3 एकम 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3 -1, ठीक है। आगे चलते हैं, निकालते हैं अब A12, यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसका सेकंड क्या होगा, देखिए ये गया, ये गया, यानी इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, बचे 4 ये वाले, तो इन 4 को लिख लीजिए सारणिक के रूप में, 2 -1 4 और 2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, माइनस। जब भी आप देखिए इनको जोड़ करके अगर कोई सम संख्या आ रही है, अगर इनको जोड़ करके सम संख्या आ रही है तो ये प्लस लेंगे, अगर इनको जोड़ के विषम संख्या आ रही है तो ये जो सारणिक है ये माइनस लेंगे, ठीक है ना। अगर सम आ रही है तो हम क्या लेंगे, प्लस, और अगर विषम आ रही है तो हम क्या लेंगे, माइनस, ठीक है ना। तो हम माइनस में लेंगे अगर विषम आ रही है, इनको जोड़ करके, 2 और 1 3 आ रहा है ना, 3 विषम है इसलिए माइनस लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस तो ये ओवरऑल बाहर है ही। अब चलते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और माइनस माइनस प्लस 4 8 हो जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं A13 की तरफ, A13 प्लस में ही आएगा सारणिक, A13 यानी पहली रो का तीसरा एलिमेंट ये वाला, ये इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, बचे ये 4 एलिमेंट, इनका सारणिक बना लीजिए, 2 1 4 और -3, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 3 दूनी 6 -6 माइनस के 4, तो कितना आ गया, माइनस के 10, ठीक है। 3 एलिमेंट बन गए आपके। अब हमें चाहिए A21, यानी दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये वाला है ना, दूसरी रो का पहला एलिमेंट देखिए कौन सा होगा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट हो जाएगा आपका ये वाला, ये वाला। यहाँ से इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका आप क्या बना लीजिए, सारणिक। तो कौन से, -2 3 -3 और 2, इनका सारणिक बन गया है ना। इनका सारणिक बनते ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इनका सारणिक बनते ही सॉल्व हो जाएगा। पहले ये देखिए कि ये इनको जोड़ करके विषम आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए माइनस बाहर, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस फॉर्मूले का 3 3 9 माइनस के 9, तो ये कितना हो गया, माइनस तो बाहर है इसमें, और ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस के 9, यानी 9 में से 4 गए 5 और माइनस के 5 आ जाएगा, ये माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं, अगला आएगा 22, A22, तो ये A22 क्या बनेगा, A22 देखिए, तो ये A22 जो है आपका, देखिए A22 क्या बनेगा, A22 आपका हो जाएगा ये वाला, यानी इसका कॉलम, इसकी रो खत्म, बचे ये 4 एलिमेंट, इनका लिख दीजिए आप सारणिक, 3 3 4 2, और इनको जोड़ करके सम आ रहा है तो ये प्लस रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12, 6 - 12 -6, ठीक है। चलते हैं A23 के पास, A23 क्या होगा, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट ये वाला, इसके कॉलम, इसका रो खत्म, 3 - 2 4 -3, 3 - 2 4 -3 को लिख दीजिए, इनको सॉल्व करिए, -9 आएगा, माइनस फॉर्मूले का, 4 दूनी 8 माइनस के 8, तो कितना हो जाएगा, और 3 और 2 5 होते हैं, ये देखिए बाहर भी इसमें माइनस आएगा, ठीक है ना। तो माइनस समेत -9 + 8 -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब 2 3 हो गया। अब चलते हैं, तो बच्चों अब चलते हैं A31 पर, यानी तीसरी रो का पहला एलिमेंट। तीसरी रो का पहला एलिमेंट ये वाला, तो यानी इसकी रो और इसका कॉलम साफ है ना। ये जो ऊपर के 4 बचे इनका हम क्या बना लेंगे, सारणिक बना लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका -2 3 1 और -1, ये बन गया आपका सारणिक। 3 और 1 4 होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए -1 की -2 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस फॉर्मूले का 3 एकम 3, 3 में से 2 में से 3 गया, -1 आ जाएगा। अब चलते हैं A232 के पास। A32 क्या हो जाएगा आपका, A32 यानी तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये वाला। तो ये गया और ये गया, तो ये जो 4 बचे, 2 ये इनका सारणिक बन जाएगा 3 2 3 -1। इनको सॉल्व करेंगे, -3 आएगा और फिर माइनस के 3 दूनी 6 आएगा। 3 और 2 5 होते हैं, तो ये ओवरऑल माइनस भी आएगा बाहर, और ये हो जाएगा -6 और 3 9, माइनस के 9 और माइनस बाहर, तो प्लस के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है 3 3। 3 3 क्या होगा, A33 यानी लास्ट बिल्कुल तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। इसके लिए सारणिक जो बनेगा ये गया, ये 4 जो बचे सारणिक में आ जाएंगे 3 2 -2 और 1। ठीक है, 3 और 3 6 होते हैं, तो ये पॉजिटिव रखेंगे। 3 एकम 3 आ गया और माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4 आ गया, तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गए। ठीक है ना बच्चों, अब हमने सारे इसके सह गुणनखंड निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इसके सारे गुणनखंड है A11 से लेकर के A33 तक। ठीक है ना, अब हम इनका एक आव्यूह बनाएंगे, सहखंडों से बना आव्यूह। देखिए तो बच्चों लिखेंगे A के सहखंडों से बना आव्यूह, A के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, है ना। A के सहखंडों से बना आव्यूह क्या होगा, हम इसका नाम B दे देते हैं, और उसके सहखंडों से जो बना आव्यूह होगा वो क्या होगा, -1 -8 -10। बच्चों आप पीछे से देख लेना, है ना, -5 -6 और 1, और ये आ जाएगा आपका -1 9 और 7। ठीक है, ये हमारा आव्यूह बना था। अब इस आव्यूह से क्या निकलता है, हमारा एडजॉइंट ए निकलता है। एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का परिवर्त आव्यूह, यानी जो ये सहखंडों से बना आव्यूह था इसका परिवर्त आव्यूह बनता है। इसका परिवर्त आव्यूह कौन कैसा होता है, उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, बी के ऊपर ऐसे टी लगा देते हैं, डैश भी लगा देते हैं। ठीक है ना, परिवर्त आव्यूह इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो रो थी उसका कॉलम बना देंगे, -1 -8 -10, क्या हो जाएगा, -5 -6 और 1, और इसका हो जाएगा -1 9 और 7। ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है ना बच्चों, अब चलते हैं ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स क्या होता है आपका, 1 सारणिक, ए का सारणिक और इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 ए आपका क्या होगा, 1 ये होता था आपका -17, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाला था ए का डिटर्मिनेंट, वो आया था -17। और एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ए हो जाएगा -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से चलेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती थी, समीकरण 1 कहती थी कि x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स की वैल्यू ये रख देंगे 1/-17 इंटू में ये वाला सारणिक नहीं आव्यूह, ये वाला आव्यूह, -8 -6 9 -10 1 7, और इसकी मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे। बी हमारे पास क्या था, सबसे शुरू में हमने लिखा था, वो बी था आपका 8 1 4, है ना, 8 1 और 4। ठीक है ना बच्चों, देखिए वो बी हमारे पास क्या था, वो बी हमारे पास ये था, है ना, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए था -17, और बी आपका ये है 8 1 4, और समीकरण 1 आपकी ये रही। ठीक है ना, इससे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, अब हमें इस आव्यूह में गुना करनी है, तो कैसे करेंगे, पहली रो की इस कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बन जाएगा, दूसरी रो की इसमें करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, तीसरी रो की तीसरे कॉलम में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए, माइनस पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में करो -8, फिर -5 की 1 में करो -5, फिर -1 की 4 में करो -4। ठीक है ना, ऐसे इसकी करो -64, फिर -6 की 1 में करो -6, फिर 9 की 4 में करो 9 चौक 36। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट बनेगा, -10 की 8 में करो -80, 1 की 1 में करो तो +1, और 7 की 4 में करो तो 7 चौक 28।
ठीक है ना बच्चों, ये आपके एलिमेंट बन गए, ये एक एलिमेंट, दूसरा ये तीसरा। इनको सॉल्व करके लिखेंगे, इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, -1/17 और ये आ जाएगा आपका 5 4 9, 9 और 8 17 -17, ठीक है ना। 36 में 6 गए 30, प्लस के 30 माइनस के 64, कितने बचे, प्लस के 30 माइनस के 64, ये हो गए आपके माइनस के 34, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका माइनस के 51, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, माइनस के 1/17 की मल्टीप्लाई माइनस के 17 में करोगे तो आएगा 1, फिर माइनस के 1/17 की मल्टीप्लाई माइनस के 34 में करोगे तो देखिए -1 ये ऐसे आएगा, इससे कटेगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस के 1/17 की मल्टीप्लाई आप माइनस के 34 में करोगे तो 17 दूनी 34, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही 1/17 की मल्टीप्लाई आप 51 में करोगे माइनस के, तो 17 ते 51 और माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, तो 1 2 और 3 आपके ये एलिमेंट आ जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या था, x, ये x था आपका x y और z, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 और y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और z इक्वल्स टू आ जाएगा 3, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वें का ख क्या कहता है, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 + y² dx को हल कीजिए। देखिए बच्चों, ये हमें हल करना है। अब अवकल समीकरण को हल करने के कई तरीके हैं और वो अलग अलग हैं, वो आपको पहचानने पड़ेंगे और आपको ये बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इस अवकल समीकरण को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारा ख पार्ट है, इसने क्या दिया है, tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 + y² इंटू डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे, है ना, इसको ऐसे करते हैं, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y², ये इसके अपॉन में आ गया, और डी एक्स अपॉन डी वाई चला गया, ठीक है ना। और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y, इसके अपॉन में अलग अलग कर दूंगा मैं इसको, 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y² कर सकते हैं ना, जैसे एलसीएम लेकर के इकट्ठे कर देते हैं, ऐसे ही इसके अपॉन में एक बार और इसके अपॉन में एक बार लिख करके मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे, देखिए क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 + y² इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ये पूरी y की टर्म है, इसको यहीं पे रहने दें। और ये किस इस तरीके से लिखेंगे इसको, देखो इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू q से तुलना करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 + y² और q आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 + के y², ठीक है ना। P आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 + y² कंपेयर करके, और Q आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब देखिए इसके बाद यहाँ हम एक निकालते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं इसको, IF, ठीक है ना। ये निकालते हैं, ये क्या आता है, e की पावर समाकलन p dy, है ना। ये दो तरीके की इक्वेशन होती है, एक तो dy अपॉन डी एक्स में भी होती है, अगर dy अपॉन डी एक्स होगी तो यहाँ पे y आएगा और ये x की टर्म होगी, ये भी x की टर्म होगी, है ना। अब हम इसमें रखते हैं e समाकलन p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 + y² dy, तो ये देखिए बच्चों समाकलन करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद बस आपको सीधा हल के लिए जाना है, इस समीकरण का हल क्या है। इस समीकरण का हल एक इक्वेशन बताती है x इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू q हमारे पास है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू आई एफ की वैल्यू हमारे पास है e की पावर tan इनवर्स y और प्लस सी। देखिए हम इस वाले समाकलन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना हमारे पास क्या है, माना हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल्स टू टी है, तो अगर मैं यहाँ पे t रखूँगा, यहाँ पे t रखूँगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 1 अपॉन 1 + y² dy इक्वल्स टू dt,
यानी आपके पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, जो यहाँ पे डी वाई था उसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, डी टी लिख देंगे, ठीक है ना वहाँ पे, और tan इनवर्स वाई की जगह टी हो जाएगा। तो ये हमारा समाकलन हो जाएगा इजीली। तो हम इसको क्या कर सकते हैं फिर, ये इसकी जगह टी आ जाएगा, टी आ गया, ई की पावर में टी हो गया, ई की पावर में टी हो गया, और ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हो जाएगा डी टी, ठीक है ना, ये डी टी हो गया और प्लस सी हो गया। यहाँ पे ये चलता रहेगा। चाहे तो आप इस समाकलन को अलग से लेकर के कर सकते हैं सोल्व, और फिर वापस इसी में रख देंगे, है ना, या फिर साथ साथ चलाते रहिए। एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन देखिए, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, है ना, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से, है ना, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस होल समाकलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का आ गया 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा और प्लस के सी आ जाएगा। दोबारा करेंगे, टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का क्या आ जाएगा, ई की पावर टी ही रहेगा और प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स वाई, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स वाई ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई और प्लस सी। यहाँ पे तो ये चल ही रहा था, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब देखिए ई की पावर tan इनवर्स वाई अपॉन में भेज दीजिए यहाँ सब टर्म के, तो इधर क्या बचेगा, x इक्वल्स टू, जब मैं इसके अपॉन में ले जाऊंगा तो ये tan इनवर्स ई की पावर tan इनवर्स वाई कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस, इसके अपॉन में ले जाऊंगा ये पूरा तो ये आ जाएगा 1, फिर इसके अपॉन में ले जाऊंगा सी के, तो ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई, और ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें भी दो क्वेश्चन है, एक कै है और एक ख है, अगले पेज पे है वो, और इसमें भी हमें दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में करना है और 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम करेंगे कै क्वेश्चन, 8वें का कै। देखिए हमें तो सारे ही करने हैं ना फिलहाल। यहाँ पर ये है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका मान हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना ये क्या है, आई बराबर 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको आप पहली इक्वेशन मान लीजिए आई मान करके। अब क्या कीजिए, देखिए बच्चों, अब क्या कीजिए, इसमें आप परगुण 4 लगाइए। परगुण 4 क्या कहती है, परगुण 4, परगुण 4 से, परगुण 4 क्या कहती है कि आई इक्वल्स टू, ये देखिए लिमिट 0 टू ए हो या 0 टू ए हो, तो आप तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स लिख देंगे वहाँ, यानी पाई माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। परगुण 4 कहती है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप अपर लिमिट में से घटा करके एक्स को लिख दीजिए, पाई माइनस एक्स कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जगह पाई माइनस एक्स और साइन लगा करके यहाँ भी पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है ना बच्चों, और ये डी एक्स एज इट इज़, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स तो रहेगा अभी जू का तू, अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अभी ये देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव ही है, 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, यानी ये साइन एक्स ही रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस, ये देखिए कोस 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में कोस जो है वो माइनस का है, तो यानी ये माइनस के कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो माइनस कोस एक्स का जो स्क्वायर है वो उसको फिर से प्लस कर देगा, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कोस स्क्वायर एक्स ही रहेगा और ये डी एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया आई। अब क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं ना, दो पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं, कैसे, ऐसे आई इक्वल्स टू 0 टू पाई, इस पाई की मल्टीप्लाई करते हैं, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस एक बार एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है ना। एक बार समाकलन भी दोनों को अलग अलग दे दीजिए, 0 टू पाई
पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना बच्चों। देखिए आई इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली और ये सेकंड वाली, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा आई आई टू आई। हमने क्या किया, समीकरण एक को प्लस कर दिया समीकरण दो में। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर ऐसे लिख देना। ठीक है ना। समीकरण दो में जोड़ दिया। अब देखिए क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, टू आई हो गया। और जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखिए ये वाली टर्म प्लस की पूरी ये रखी है यहाँ पे माइनस की, तो ये और ये कट जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो टू आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपके पास ये बचेगा टू आई इक्वल्स टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपके पास बचेगा। अब यहाँ इजीली ये हो जाएगा कैसे, आप इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए माना कि कोस एक्स को टी मान लीजिए। तो कोस एक्स को टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये चेंज हुआ है तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट जब x इक्वल्स टू जीरो है, जब x इक्वल्स टू जीरो, तब x की वैल्यू जीरो यहाँ पे रखो तो t की वैल्यू क्या आएगी, कोस जीरो वन, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। और जब x बराबर पाई है तो लिमिट क्या होगी, अब आप पाई रख दीजिए। कोस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। कोस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। यानी अब हमारी लिमिट भी चेंज हो गई है ना। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। टू आई हो गया और ये लिमिट हो गई, अब पहले 0 टू पाई थी, अब 1 टू माइनस वन हो गई, 1 टू माइनस वन। ठीक है ना। और पाई जो था कांस्टेंट वो हमने रख दिया बाहर। अब ये देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह आ गया हमारा डी टी, लेकिन यहाँ माइनस भी है, तो आप माइनस को बाहर रख करके इसको डी टी दे दीजिए बस। और अपॉन 1 प्लस इसकी जगह टी रख देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस के पाई, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका समाकलन होता है, टेन इनवर्स का। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टी 1 टू माइनस वन, लिमिट चली जाएगी। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस पाई, ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस वन माइनस टेन इनवर्स वन। ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस पाई और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस वन। टेन में वैल्यू कहाँ होती है, टेन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, टेन थ्री पाई बाई फोर की, माइनस टेन इनवर्स में वन कहाँ पे होता है, टेन पाई बाई फोर पे होता है, तो इसको लिख देंगे टेन पाई बाई फोर। तो यहाँ से बचेगा क्या अपने पास, यहाँ से अपने पास बचेगा माइनस पाई, ये बचेगा थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर माइनस ये बचेगा आपके पास पाई बाई फोर। ठीक है ना। थ्री पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर, तो कितना बचेगा, टू पाई बाई फोर, टू पाई बाई फोर। और इधर से क्या चल रहा है हमारे पास, टू आई। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये टू है, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टू से ये टू खत्म, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के पाई स्क्वायर बाई फोर। ठीक है ना बच्चों, तो आपका ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये गया क्वेश्चन है आपका। ये कहता है कि 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी परगुण चार का ही क्वेश्चन है बच्चों। जब भी आपको 0 टू ए कोई लिमिट मिले तो आप परगुण चार लगाने की कोशिश किया करें, है ना। लगा करके थोड़ा सा लगाने की कोशिश किया करें, और थोड़ा रफली आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें परगुण चार ही लगेगी। और अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि हाँ इसमें परगुण चार ही लगेगी। ठीक है ना। तो देखिए है क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये है आपका 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कोस एक्स डी एक्स, है ना। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हम इसको मान लेंगे, माना आई बराबर 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। ठीक है ना। ये हो गया।
इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना करके इसमें आप परगुण 4 लगाएंगे। अब कहेंगे कि परगुण 4 से, परगुण 4 से या परगुण 4 लगाने पर तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दीजिए। अब है ना, जो भी इसकी अपर लिमिट होती है 0 टू a, आप x की जगह वही लिमिट रख देते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है ना, प्लस अंडर रूट कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 जो है 90 है, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में चला जाएगा, कोस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन, ऐसे ही ये साइन 90 माइनस एक्स ये भी कोस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स। और प्लस ये जो आपका साइन कोस 90 माइनस एक्स है ये चेंज हो जाएगा साइन में, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में जोड़ी थी, और राइट हैंड साइड में देखिए 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे है आपके पास रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स। ये तो होगी पहली इक्वेशन, प्लस ये होगी सेकंड इक्वेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट, देखिए जो ये रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये ऐसे लिख सकते हैं रूट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो नीचे दोनों में सेम ही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, दोनों में नीचे सेम है। अगर दोनों में नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, बस रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। अब देखिए ये ऊपर भी सेम हो गया, नीचे भी सेम हो गया, एक जैसा ही हो गया ना, तो इसका मतलब इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 0 टू पाई बाई 2 1 बचेगा, 1 डी एक्स। और जब वन का आप इंटीग्रेशन करोगे, इधर क्या चल रहा है, इधर 2i चल रहा है, 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा x, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे तो क्या होगा पाई बाई 2 माइनस 0 x की जगह, है ना। तो ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल पाई बाई 2 ही बचा, इधर से ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों 9वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा ये तो क्वेश्चन सिलेबस में है ही नहीं, है ना। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी आपको एक ही हल करना है, इन दो में से कोई भी एक करना है, ठीक है ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या कहता है कि आलेखीय विधि द्वारा निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ये उसने 3 व्यवरोध दे रखे हैं ना, 3 4, और इनके अंतर्गत हमें इसका न्यूनतम मान और अधिकतम मान बताना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सबको लिख लेंगे, ठीक है ना। ये 9th का क्या है हमारा क्या, ठीक है। देखिए आप पहले इन सभी असमीकरणों को लिख लीजिए, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 और x प्लस वाई ठीक है ना बच्चों। ये असमीका 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन असमीकाओं को समीकरण रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, समीकरण रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये बन जाएगा आपका x प्लस 3y 4 5 6, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन गई आपकी 4 5 6, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग से जो है ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहले चलते हैं फोर्थ इक्वेशन को लेकर, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो देखिए बच्चों, आप समीकरण 4 के लिए आप क्या करो, आप समीकरण 4 में एक बार आप पॉइंट्स निकाल लो, है ना। आप क्या करो, कैसे पॉइंट निकालोगे, एक बार तो आप इसमें x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखने पर देखिए, जब x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x बराबर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 60 और y इक्वल्स टू 3 दूनी 6, y इक्वल्स टू 20 आ गया। यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, है ना। एक पॉइंट हमें यहाँ से मिला, ए पॉइंट, वो क्या था, x की वैल्यू हमने 0 रखी और y की वैल्यू हमें 20 मिल गई, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी में, हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है ना। यहाँ से हमें एक पॉइंट b मिलेगा, हमने x की वैल्यू 60 मिली तो y की वैल्यू 0 रखी थी, है ना, इसलिए। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। आप उनके लिए जो है चाहे तो एक टेबल भी बना सकते हैं ऐसी करके, है ना। ये वाली टेबल भी बना सकते हैं, x y रख दीजिए यहाँ पर। आपने 0 रखा, आपको y की वैल्यू 20 मिली। आपने y 0 रखा, x की वैल्यू आपको 60 मिली। ये आपने समीकरण 1 के लिए कर दिया काम, ठीक है ना। अब आप समीकरण 2 पर चलिए, समीकरण 5 के लिए चलते हैं। समीकरण 5 से क्या करेंगे, उसमें भी x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10 बचेगा। देखिए, x बराबर 0 रखोगे यहाँ पर तो y इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल्स टू 10। और जब y इक्वल्स टू 0 रखोगे, रखने पर तो आपको मिल जाएगा x बराबर 10, है ना। तो यहाँ से जो पॉइंट मिला था, a हो गया, b हो गया, अब c बना लेते हैं इसको। c पॉइंट जो मिला हमें, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 मिली, और d पॉइंट मिला हमें, x की वैल्यू 10 मिली जब हमने y की वैल्यू 0 रखी। यहाँ से एक टेबल बना दीजिए आप ऐसी ही सेम जैसे हमने ऊपर बनाई थी, है ना। हम इसको x कह देंगे, ये y कह देंगे। यहाँ हमने 0 रखा तो हमें 10 मिला, और हमने यहाँ पे 0 रखा तो हमें यहाँ पे 10 मिला, ठीक है ना। ये जो बच्चों, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमें ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। देखिए, वैसे तो हमने ड्रॉ कर ही दिया, और तीसरी तो ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, x बराबर y वाली, है ना। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं अब। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। अब हम इसमें 10-10 के डिफरेंस पे जो है पॉइंट ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बच्चों, आप ये स्केल से लोगे और इसमें जो है आप बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पे लोगे, ठीक है ना। आप कितने का भी ले सकते हैं, 2 का, 4 का, 6 का, जैसे आपके पॉइंट हो आप उनके हिसाब से ले सकते हैं, जैसे आपके पॉइंट है ना। 10, 20, 30, 40, 50, हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे देखिए वाई पे ज़्यादा से ज़्यादा 60 है, वाई पे, और एक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, है ना। 6 तक काम हो जाएगा। तो हम ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60 लिख देते हैं, और इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 तक लिख देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला पॉइंट है, ए और बी, इन दोनों को आप इस ग्राफ में ढूंढो, ए और बी को। ये वाले जो पॉइंट है ए और बी, इनको आप इस ग्राफ में ढूंढो और इनको ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका पॉइंट ए है और ये बी है। 0,20, 0,20 कहाँ है, x 0 हो और y 20 हो, तो यहाँ पे वो पॉइंट है 0,20, ये है आपका ए पॉइंट 0,20, ठीक है ना। और बी पॉइंट 60,0, 60,0 कहाँ मिलेगा, ये रहा आपका 6,0, 60,0, तो ये बी पॉइंट है आपका 60,0। अब आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। बच्चों, आप तो ये स्केल से खींचोगे ना, ठीक है ना, स्केल से खींचो और इसको बिल्कुल स्ट्रेटली मिला दो, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये हमारा सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब इन दोनों को मिलाना है, एक इक्वेशन से जो 2 पॉइंट मिले हैं उन्हीं को मिलाना है। पहली जो हमने इक्वेशन ली थी फोर्थ, उससे जो 2 पॉइंट मिले उनको मिलाया, ठीक है ना। अब जो फिफ्थ इक्वेशन ली, उससे जो 2 पॉइंट मिले हमने उनको मिलाया, मिलाते हैं उनको। तो 0,10 हमारे पास ये रहा, ये पॉइंट है आपके पास यहाँ पे सी, यहाँ जगह नहीं है, और 10,0 आपके पास ये रहा डी, ठीक है ना। आप इनको मिला दीजिए, हमने इनको दिया मिला। और बच्चों, ये जो है आपका, ये इधर से जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे इसको कट कर देगा, और ये ऐसे चली जाएगी नीचे, ठीक है ना। ये लाइन हमारी फोर्थ इक्वेशन की है, और ये ये फोर्थ की है, ये फिफ्थ की है, ठीक है। अभी एक बची है हमारे पास, ये 6 वाली, कौन सी, ये 6 वाली, x बराबर y।
x बराबर y हो या y बराबर x हो, ये हमेशा इसके ओरिजिन से जाती है, ऐसे बीच से, बिल्कुल बिल्कुल बीच से जाती है, ये ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे जाती है, ठीक है। तो हमने ये तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है यानी सुसंगत क्षेत्र वो कहाँ पे है, मतलब हम इसको कहाँ पे शेड करेंगे, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा। उसे देखने के लिए आप क्या करोगे, आप तीनों असमिकाओं को, जो हमारी असमिकाएं थी, हमारी असमिकाएं कौन सी थी, देखिए ये जो हमारी असमिकाएं थी, इनमें हम क्या करेंगे, मूल बिंदु रख करके देखेंगे। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 0 0, इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे। अगर वो सत्य आया तो बताएंगे हम कैसे है वो कंडीशन। हम पहले इनमें 0 0 रखते हैं, ठीक है ना। ये 0 अगर मैं यहाँ रख दूंगा 0 और 0, ये तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन टू 60, लेस देन इक्वल टू 60, तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर पहली जो असमिका है वो क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल्स टू 60। ये बात सही है या गलत है, 0 60 से छोटा होता है, सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। अगर ये बात सत्य है तो इस असमिका से जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उस लाइन से ओरिजिन की ओर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, शेड करना पड़ेगा। अगर ये बात सत्य हुई तो इस असमिका से जो हमने लाइन खींची है उस लाइन से ओरिजिन की ओर हमें ड्रॉ करना है। अब देखिए ओरिजिन है हमारा ये मूल बिंदु और वो लाइन है ये, तो इससे ओरिजिन की ओर यानी इससे नीचे की ओर शेड होगा, ठीक है ना, नीचे की ओर, बस ये ध्यान रखना, इससे नीचे की ओर शेड होगा। हमने साइन लगा दिया यहाँ पे। अब चलते हैं दूसरी असमिका पे। देखिए बच्चों, दूसरी असमिका क्या है, दूसरी असमिका है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब अगर मैं यहाँ x प्लस वाई में दोनों जीरो रख दूँ, 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 0 प्लस 0 यानी 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो क्या ये बात सही है, 0 10 से बड़ा होता है, नहीं, ये बात हो गई असत्य। इसका मतलब इस असमिका से जो हमने लाइन खींची थी यानी ये वाली, इससे ओरिजिन से अपोजिट साइड, तो ये तो हो गया ओरिजिन की साइड, ये हो गया ओरिजिन के अपोजिट साइड, इस साइड, यानी इस लाइन से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ऊपर की तरफ शेड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस लाइन से नीचे है और इस लाइन से ऊपर है, अब तक ऊपर, ठीक है ना। अब बची तीसरी लाइन, अब इस तीसरी लाइन के हम इधर करें या इधर करें। तो बच्चों जब भी ये y बराबर x वाली लाइन आती है तो आप क्या करो, इस लाइन के आप चाहे तो लेफ्ट साइड से, चाहे तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कोई पॉइंट उठा लीजिए और वो पॉइंट उस इक्वेशन में, उस असमिका में रखकर देखिए। देखिए हमारे पास वो क्या है, उसने कहा था, उसने ये कहा था कि x इज लेस देन इक्वल्स टू y है। हम क्या करते हैं इसमें, इधर की साइड से, राइट वाली साइड से या लेफ्ट वाली साइड से, चलो ये वाला पॉइंट उठा करके इसमें रख देते हैं। हमने लेफ्ट साइड से क्या उठाया, 0,20 इसमें रख दिया, हमने 0,20 पर देखा इसमें रख करके, तो x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू y की वैल्यू 20। तो ये बात सही आ रही है ना, ये बात सत्य आ रही है। तो अगर ये बात सत्य आ रही है तो जिस तरफ से आपने पॉइंट उठाया था उसी साइड आपको इसको शेड करना पड़ेगा, यानी इस लाइन के लेफ्ट साइड से उठाया था तो आपको इसको लेफ्ट साइड में ही, उधर की साइड ही शेड करना पड़ेगा। अब देखिए इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन के उधर, यानी इस लाइन के नीचे यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे और इस लाइन के इधर यहाँ पे। तो ऐसा रीजन, कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। ऐसा कॉमन रीजन बच्चों ये वाला हो जाएगा, ये वाला कॉमन रीजन है वो, ठीक है ना। बस, तो इसमें हमें कौन से पॉइंट मिले, एक तो पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, कॉर्नर पॉइंट, यानी जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो वाले उठाने हैं बस। शीर्ष बिंदु, जो ये त्रिभुज बन गया हमारा, इसके शीर्ष बिंदु उठा लो बस, 1 2 और 3। चतुर्भुज बन जाए तो उसके कोने वाले बिंदु उठा लो, कॉर्नर पॉइंट, है ना। तो इसके हमारे पास ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। अब ये हमें पॉइंट पता होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो बच्चों अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना है तो हम इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम सब कुछ इस क्वेश्चन में नहीं दिखा सकते, बहुत लेंथी हो जाएगा, ये आप रफली सॉल्व कर लेना और यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने रफली सॉल्व कर लिया है और ये जो पॉइंट है मैंने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना। आप इनको डायरेक्ट लिख दीजिएगा। हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस वाली समीकरण को, इस वाली समीकरण को, देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस लाइन की समीकरण क्या है। इस लाइन की समीकरण है आपके पास x प्लस वाई बराबर 10। इस वाली की क्या है, x प्लस 3y बराबर 60। इस वाले की क्या है, x बराबर y। अब अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो इस लाइन की समीकरण को और इस लाइन की समीकरण को, जो एक दूसरे को काट रही है, इन दोनों लाइन की समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा और वहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो फिर भी मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो मेरे पास इस लाइन की समीकरण ये है और इस लाइन की समीकरण ये है, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, यानी x प्लस वाई बराबर 10 और
वाई बराबर एक्स या एक्स बराबर वाई, इनको सॉल्व करना है। तो एक्स बराबर वाई इसमें पुट कर दो बस, यहाँ पे सॉल्व करना है तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 10 और x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये 5 इन दोनों में से किसी में रख दो, हम तो इसी में रख देंगे, तो y भी 5 आ जाएगा, y भी 5 आ जाएगा। यानी पॉइंट हमें क्या मिला, 5,5 ये पॉइंट मिल गया। ऐसे ही आपको दूसरा निकाल लेना है ये वाला, ऐसे ही आपको तीसरा निकाल लेना है, ठीक है ना। तो बच्चों आपका ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला, ये आएगा आपका 5,5। ये वाला जो आएगा, ये वाला आएगा आपका 15,15, ठीक है ना। और तीसरा ये जो ये पॉइंट आएगा, ये आएगा आपका -15,25, ठीक है ना। आप इनको सॉल्व कर लेना, ये आपके कॉर्नर बिंदु हैं। अब कॉर्नर बिंदु आने के बाद आपको निकालना है इसका न्यूनतम और अधिकतम मान, ठीक है ना। न्यूनतम और अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम शीर्ष बिंदु, जो हमारे पास बिंदु हैं वो शीर्ष बिंदु हम यहाँ पे लिखेंगे। कितने हैं वो यहाँ पे लिख दो। देखिए हमारे पास एक एक शीर्ष बिंदु है हमारा 5,5, ठीक है। दूसरा है हमारा 15,15, तीसरा है हमारा -15,25। तीनों शीर्ष बिंदु लिख दिए। यहाँ पे लिख दो आप जेड। जेड क्या दे रखा था उसने, उसने दे रखा था 3x प्लस के 9y। अब आप बारी बारी x की वैल्यू यहाँ पे और y की वैल्यू यहाँ पे रख रख करके वैल्यू निकालिए। देखिए 5 यहाँ रखेंगे, 5 तिया 15, 5 यहाँ रखेंगे, 9 पंजे 45, 15 और 45 कितने हो गए आपके, 15 और 45 हो गए आपके 60। तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। और इसी तरह 15 तिया 45 और 15 निम में 135, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 180। और जब यहाँ रखेंगे 15 तिया 45 माइनस के 45 और 25 निम में हो जाएगा आपका 175। तो 175 माइनस 45 ये हो जाएगा आपका 130, 130, ठीक है ना। तो इसमें से आपको न्यूनतम कौन सा मिला, न्यूनतम तो ये है न्यूनतम, और अधिकतम कौन सा है, अधिकतम ये है। तो आपको न्यूनतम और अधिकतम मान बताने थे, वो आपने बता दिए। तो आप क्या कहोगे कि न्यूनतम मान ऐसे करके लिख दोगे यहाँ पे, सॉरी सॉरी बच्चों, ये -15, 25 जो आ जाएगा इसमें वैल्यू रख करके ये 130 आ जाएगा। तो इसमें न्यूनतम मान कौन सा है, ये वाला, अधिकतम मान कौन सा है, ये वाला। तो आप अलग से लिख करके बता देंगे कि न्यूनतम मान क्या है आपके पास, न्यूनतम मान 60 है, और अधिकतम मान जो है, अधिकतम मान वो क्या हो जाएगा आपका 180। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे 2023 का 324 कोड AY पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।